हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। बाकी सारे पार्ट्स हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी गैस है जो कि ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और जो 3% है वो प्लाज्मा के साथ होती है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन कंपाउंड होते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के आयरन पार्ट से बाइंड करती है और इसीलिए एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक रिवर्सिबल कंपाउंड बनाता है जो कि होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, लंग्स में बनता है और टिश्यू में जाके ब्रेक हो जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि Hb और O2 की बाइंडिंग को अफेक्ट करेंगे, वो क्या क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर। ये सारी कंडीशंस हैं जो कि अफेक्ट करेंगी। जब एल्वेओलाई में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो ये सारी कंडीशन फेवरेबल होगी कि HbO2 बन जाए एल्वेलाई में। ठीक है, जब हम टिश्यू में पहुंचेंगे तो इसकी कंडीशन की जस्ट रिवर्स कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन 100 ml ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन को। ये क्या है? डिलीवर कर रहा है, कैरी नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ डिलीवर कर रहा है। अब हमने एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की तरफ। इसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे परसेंटेज सेचुरेशन। ये एक सिग्मोइड ग्राफ होता है। मींस जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता जाएगा परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। जब हम एक लिमिट अटेन हो जाएगी कि इतना सेचुरेशन हो गया, अप्रोक्स 97% सेचुरेशन हो जाएगा, उसके बाद फर्दर सेचुरेट नहीं होगा चाहे हम कितना भी पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर लें। ठीक है, तो हम इस ग्राफ को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। अब आते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट पर। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ, 70% ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 7% ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के साथ। यहाँ भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और ऑक्सीजन अफेक्ट करते हैं HbCO2 की बाइंडिंग को, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 कंबाइन करता है तो ये रिवर्सिबल कंपाउंड बनाता है HbCO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कंडीशंस कब होती है? जब हाई PuCO2 होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ये कंडीशन कब होती है? टिश्यू में। ठीक है, वहां ये HbCO2 बन जाएगी, और जब ये एल्वेलाई में जाएगी तो इसकी रिवर्स कंडीशन होगी, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो HbCO2 डिसोसिएट हो जाएगी। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के पास एक ग्लोबिन चेन होती है। जो CO2 होता है वो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन से कनेक्ट होता है, तो एक हीमोग्लोबिन एक CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब ये CO2 कम ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, जबकि हमने देखा था ऑक्सीजन के केस में 4 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे, तो हीमोग्लोबिन ही सफिशिएंट था, लेकिन CO2 कम ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। इसके लिए दूसरी मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ब्लड के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, क्या ब्लड के पास होता है जिसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो आरबीसी में होती है, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है प्लाज्मा में, होती है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल को कंबाइन करा के बाइकार्बोनेट बनाता है, और ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है एच आइन और बाइकार्बोनेट आइन में। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्यों चेंज होता है? क्योंकि ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो सके, क्योंकि प्लाज्मा के थ्रू ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये दोनों रिएक्शन इरिवर्सिबल हैं। सिमिलरली जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है तब HCO3 बनता है और ट्रांसपोर्ट होकर एल्वेलाई में पहुंच जाता है। जहां पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होता है वहां HCO3 ब्रेक होकर H2O और CO2 बनाती है। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन 100 ml ब्लड
डिलीवर 4 ml CO2। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। बॉडी में रेस्पिरेशन का कंट्रोल हम पढ़ेंगे, ये दो मेथड से होता है। एक होता है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल। न्यूरो कंट्रोल में दो रीजन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में, ब्रेन के मेडुला में प्रेजेंट होता है। इसके पास रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने की पावर होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। ठीक है, सेकंड होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पोन्स रीजन में, ब्रेन के पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करता है, ठीक है, और लेकिन ये अपने आप नहीं कर पाता, ये सिग्नल देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, देन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर काम करेगा। अगर ये सिग्नल नहीं देगा तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल कंट्रोल की तरफ। केमिकल कंट्रोल में हम क्या देखेंगे? जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर के नाम से हम बता सकते हैं कि जो रिसेप्टर केमिकल चेंज के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब कौन कौन से केमिकल के लिए सेंसिटिव होती है? CO2 एंड H आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये सेंसिटिव होती है, बट नॉट फॉर ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। ये एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कीमो रिसेप्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर कोई भी चेंजेस होता है, जैसे कि CO2 और HI की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। और जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होंगे वो दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो अयोटा में प्रेजेंट होता है और दूसरा प्रेजेंट होता है कैरोटिड आर्टरी में। अब कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती है? जो कि ब्रेन तक ब्लड ले जाती है। ठीक है, अब ये जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और H आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है, अयोटा में, कैरोटिड आर्टरी में, CSF में, सबके पास जब पहुंचेगी, ये इसके रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे कि चेंजेस हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा? जब केमिकल के पास आएगा तो ये सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये सारे मिलके सिग्नल भेजेंगे कि भाई इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, तो ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करा दो। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी, अंदर आएगी और CO2 बाहर निकलेगी, क्योंकि CO2 अंदर बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमें CO2 को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर लेना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।